नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की इस प्रैक्टिस क्लास में। जो हमारी आज की क्लास नंबर 1 होने वाली है, यानी पहली क्लास है और यह आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस रखे गए हैं वो बार बार पूछे जाते हैं और अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। उसके अलावा देखिए, इसमें टोटल हम करेंगे 25 प्रश्न। तो डेली हम 25 प्रश्न करेंगे और कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं 25 में से, उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 25 में से आज की टेस्ट में कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट करेंगे, यानी इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट करेंगे, वो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे हुए गए प्रश्न होंगे और उन्हीं प्रश्नों को फिर हम दूसरे या फिर किसी और दिन उस टेस्ट के द्वारा, यानी क्वेश्चन जैसे लिखा गया उसके लिखित फॉर्म में हम करेंगे। तो आप एक प्रकार से सुनेंगे, फिर उसके लिखित फॉर्म को करेंगे, तो वहाँ पर आप सही कर लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम सारे प्रश्नों को सेट द्वारा करेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वां, 44वां, 86वां या फिर 87वां? तो कौन सा संशोधन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन भी किया गया था और सी 86वां संशोधन भी किया गया था, यानी दोनों संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो चलिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझते हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो पहले तो इसका नाम यूएसएसआर था, सोवियत संघ लिखा आएगा या यूएसएसआर लिखा आएगा या फिर एग्ज़ाम में रूस लिखा मिलेगा आपको। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस भाग में है? तो भाग 4 क में है, या 4(1) है या 4 क में। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब हुआ था 42वां संशोधन? तो 1976 में हुआ था। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो पहले तो इसका नाम काकोरी कांड था, लेकिन अब इसका नाम काकोरी एक्शन कर दिया गया है। अब इसका नाम काकोरी एक्शन कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि काकोरी कांड का नया नाम क्या है? तो काकोरी एक्शन। देखिए कब हुआ था? 1922, 1925, 1928 या फिर 1931 में? तो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 में काकोरी एक्शन हुआ था। तो क्यों हुआ था, कौन कौन शामिल थे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक संगठन था दोस्तों HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, जिसका गठन 1924 में कानपुर में किया गया था। तो HRA का स्थापना 1924 में हुआ था, ये पूछा गया है। और कहाँ पर किया गया था? कानपुर में। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो HRA के सदस्यों द्वारा, HRA के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो मैं दोस्तों लिखने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, मैं बोल देता हूँ आपको। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो ये क्या थे? ये नेतृत्व करता थे। इस जो काकोरी कांड हुआ है इसके नेतृत्व करता थे। पूछा जाएगा कि काकोरी कांड के नेतृत्व किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा। इनके अलावा अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, और इनके अलावा और भी सदस्य थे, जैसे मनमथ नाथ या और भी सदस्य थे। लेकिन ये सभी यानी प्रमुख थे और एग्ज़ाम में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो इन सभी के द्वारा एक सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, जो काकोरी स्टेशन पर लूटा गया था। उसको क्यों लूटा गया था? उसमें सरकारी खजाना था, उसको लूटा गया था। क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश राज था उसके खिलाफ, यानी उसके खिलाफ संग्राम करने, ब्रिटिश राज के खिलाफ संग्राम करने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी।
और हथियारों के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो पैसे के लिए यानी धन को इकट्ठे करने के लिए इसको लूटा गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? प्रथम, पंचम, सप्तम या फिर नवम? पहला, पांचवा, सातवां या फिर नवा? तो सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का विभाजन है। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सातवीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वह 3 स्तर पर हुआ है। एक तो संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय होंगे केंद्र उस पर कानून बनाएगा। राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे राज्य उन पर कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में जितने भी विषय होंगे उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यानी माना किसका जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इनसे पूछे गए प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? तो मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो इनमें से कौन सा शासक है जिसका संबंध गुलाम वंश से था, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर, इल्तुतमिश, हुमायूं या फिर अहमद शाह अब्दाली? तो इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। और इसके अलावा कौन कौन थे? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, बलबन, कैमूर्स जो कि अंतिम शासक था गुलाम वंश का। तो ये सभी गुलाम वंश से संबंधित थे, इनके भी नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? कैनिंग ने, क्लाइव ने, हेस्टिंग्स ने या फिर कॉर्नवालिस ने? तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। तो बंगाल का नवाब था एक तरफ सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? क्लाइव था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था। तो इनके बीच यह युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, ये कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये क्लाइव से मिल जाता है, मीर जाफर क्लाइव से मिल जाता है और सिराजुद्दौला को धोखा देता है। तो बस यहाँ पर क्लाइव यहाँ पर जीत जाता है। तो वही पूछा है किसने हराया था सिराजुद्दौला को? तो क्लाइव ने हराया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए सेनापति कौन इसका था? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। अब देखिए, यहीं से पूछा जाता है कि 1757 से ही ब्रिटिश शासन का नींव पड़ा था, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो याद कर लेंगे, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 और इसी से ब्रिटिश शासन का नींव पड़ा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वह किसके द्वारा मापी जाती है? साइक्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर? तो वायुमंडलीय आर्द्रता साइक्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। इसी को, साइक्रोमीटर को ही हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। तो यह वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को,
भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ मापता है। वायु की तीव्रता या वायु की गति को मापता है एनीमोमीटर। हाइड्रोमीटर घनत्व को मापता है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी से संबंधित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। और यह किस भाग में है। तो भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद से है। 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कालिदास, कौटिल्य, विशाखदत्त या फिर कल्हड़। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। और एक कल्हड़ की पुस्तक है, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है। ये पुस्तक है कल्हड़ की। इसमें कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। पूछा गया क्वेश्चन से, कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। 16 अगस्त 1946, 29 मार्च 1946, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1945 को। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है सूर्य है। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, बुध है, उसके बाद शुक्र आता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, तो सबसे गर्म यही होगा। लेकिन सबसे गर्म होता है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म शुक्र ग्रह होता है। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। पूछा जाएगा लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। फोबोस और डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। वूलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। चिल्का झील को ध्यान रखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। कहाँ पर है, देखिए सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी लैगून झील है। और किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है। भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो त से तूतीकोरिन होता है और त से ही तमिलनाडु होता है। तो किस राज्य में है यह, तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। गुजरात में है कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में, ध्यान रखेंगे। विशाखापत्तनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में। पारादीप पूछा जाएगा, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो ये आपको महत्वपूर्ण बंदरगाह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार किस राज्य से लिया गया है। यूएसए से, यूएसए देश से लिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक है। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग कौन सा है, भाग 3 है। भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकार का। आर्टिकल 12 से 35 तक यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें, समानता का भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, पर संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं है, तो सी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, प्लासी का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध द्वारा भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था, और इसी के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। पंडित रविशंकर, शहनाई, सितार, तबला या वीणा। तो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, सितार वादक हैं ये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक में भारी मात्रा में होता है। तो पालक में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है। विटामिन ए, कैल्शियम, लौह या फिर कैरोटीन। तो पालक में भारी मात्रा में लौह पाया जाता है या आयरन लिखा आएगा। आयरन पाया जाता है या लौह पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। तो वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन RH फैक्टर सहित टोटल 8 रक्त समूह होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैसे पूछे तो 4 या RH फैक्टर दे तो 8 आपको ऑप्शंस में जैसे मिलेगा। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह केरल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। लूनी नदी कहाँ प्रवाहित होती है। लूनी नदी कहाँ प्रवाहित होती है। बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से या फिर राजस्थान से। तो लूनी नदी झारखंड से प्रवाहित होती है। कहाँ से, झारखंड से। और यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, ये सभी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति गृह है। शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। राइबोसोम, केंद्रक, सूत्रकणिका या फिर कोशिका द्रव्य को। तो किसको शक्ति गृह कहा जाता है, सूत्रकणिका को। सूत्रकणिका को शक्ति गृह कहा जाता है। सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो कितने लोग को तो ये ही नहीं पता होगा। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, अंग्रेजी में इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, याद रखेंगे। इसे ही शक्ति गृह कहा जाता है कोशिका का। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कर्जन, माउंटबेटन, वेवेल या फिर रिपन। तो स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखेंगे कि दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है। लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर जस्ता।
तो दांत और अस्थि दोनों को मजबूत बनाती है कौन सी? कैल्शियम। कौन? कैल्शियम। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जिसे ऑपरेशन फ्लड भी इसी को कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, हरित क्रांति के जनक, उनको भी याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो ये आप सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन से बट पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये घटना तो आप सभी को पता ही होगा, तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और टोटल 25 में से कितने क्वेश्चंस आज की टेस्ट में आपने सही किए और क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।